चलिए, अब एक सेक्शन है सेक्शन 195, एक ये बचा है, और एक सेक्शन है 192 जो कि सैलरी का है, ये बचा है। सैलरी पर फॉर्म 24 क्यों लगता है वो अलग से बताएंगे, लेकिन आज सेक्शन 195 के बारे में चर्चा। हम लोग आज जो भी चर्चा करेंगे वो बिल्कुल बेसिक चर्चा होगी, शायद पहले कभी सुनी हो सकता है बहुत सारी बातें ना भी सुनी हो, लेकिन एक मुद्दा उठता है। वो मुद्दा ये है कि हम लोगों ने सेक्शन 194 में, चाहे वो 194 बी हो, बीबी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, एच हो, आई हो, ठीक है, जे हो, एन हो, आर हो, या एस हो, ओ हो, कोई भी सेक्शन हो, अलग अलग सेक्शंस का, ये सारे ही सेक्शन किस पर लगते हैं? ये सारे ही सेक्शन रेजिडेंट पर लगते हैं, नॉन रेजिडेंट पर ये सेक्शन नहीं लगती। अगर मान लीजिए किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे करनी होगी, तो क्या सेक्शन 192 में टीडीएस काटेंगे? द आंसर इज नो। अगर नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे करना होगा, तो क्या सेक्शन 194 के किसी सेक्शन में टीडीएस काटेंगे जहां पर लिमिट 40,000 थी? द आंसर इज नो। अगर किसी किसी को हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे करना होगा, किसी नॉन रेजिडेंट को, मान लीजिए मकान मालिक आपका नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट कब होता है ये बाद में बताएंगे, पहले ऐसा समझिए कि एक विदेशी आदमी है, विदेशी आदमी को पेमेंट करना है रेंट का, तो क्या सेक्शन 194 आई में टीडीएस काटेंगे 10% की रेट से? द आंसर इज नो। अगर नॉन रेजिडेंट को कमीशन पे करेंगे तो कितने परसेंट से रेंट काटेंगे? क्या सेक्शन 194 एच में 5% से काटेंगे? द आंसर इज नो। अगर नॉन रेजिडेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो क्या उसके ऊपर 1% और 2% वाला रेट लगेगा सेक्शन 194 सी में? द आंसर इज नो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट प्रोफेशनल है जिसको 194 जे में टीडीएस काटना है, क्या 10% के रेट से टीडीएस काटेंगे? द आंसर इज नो, नहीं काटेंगे। यानी कि किसी भी हेड में अगर पेमेंट हो, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की हो, चाहे सैलरी की हो, चाहे एनी अदर इनकम, जैसे कि मान लीजिए उसने प्रॉपर्टी अपनी बेची इंडिया में, और बेच करके वो विदेश चला गया, विदेश में ही रहता है इवन, और वो विदेशी आदमी है, उसने इंडिया की प्रॉपर्टी बेची, तो क्या यहाँ पर सेक्शन 194 आई कैपिटल ए में 1% पर टीडीएस काटेंगे, जहां पर ये लिमिट लिखी थी कि 50 लाख से ज्यादा होगा तो 1% पर टीडीएस काटेंगे? क्या ऐसा होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा, और अगर हमने 1% टीडीएस काट लिया तो वो तो अपना कैपिटल गेन भरेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो नॉन रेजिडेंट। ठीक हो गई बात? इसलिए या इन सभी ट्रांजैक्शंस पर एक रेट बताया गया, और वो रेट है 20% का। कितना परसेंट है? 20%। यानी कि अगर आपको कोई रेंट का पेमेंट करना है तो 20% का टीडीएस, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी की प्रोसीड्स का पेमेंट करना है तो 20%। ठीक है, मतलब 50 लाख से ज्यादा की प्रोसीड्स है तो 20% का रेट हो गया। अगर आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करनी है तो 20%। अगर आपको कोई और पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट का पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स का पेमेंट, रेंटल पेमेंट्स, या फिर कोई एक्स वाई जेड किसी भी सेक्शन में कोई पेमेंट करना है, तो सबका मालिक एक है, और वो है सेक्शन 195। उसका रेट कितना हो गया? 20%। अभी ऐसे समझेंगे कि आम भाषा में रेट हो गया 20%, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे चल के हम इस बात को चेंज भी करेंगे कि 20% का रेट कभी तो 15 भी होगा, कभी तो 10 भी होगा, कभी इससे ज्यादा भी होगा, लेकिन उसके लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो रेट की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इतनी सी बात बताएंगे कि एक जनरल रेट है 20% का। ठीक है, अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, तो 20% यानी कि 20 लाख रुपए का टीडीएस काट के इनकम टैक्स को जमा करवाएंगे, और 80 लाख रुपए उस नॉन रेजिडेंट का पेमेंट उसको कर देंगे। ठीक हो गई बात? क्या उसको इस पैसे का रिफंड मिलेगा? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। क्यों? पहली बात तो वो नॉन रेजिडेंट है, और उसकी ये इंडियन इनकम है, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में थी तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। हो सकता है वो जब अपना आईटीआर फाइल करने जाए, वैसे तो नॉन रेजिडेंट है, अगर पूरा पूरा टैक्स जमा है तो ना भी फाइल करे, बट अगर उसको रिफंड चाहिए होगा, वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि बेटा टैक्स और भरना है, मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए अब ये तो डिसीजन बात का है कि रिटर्न कौन भरेगा, रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि टीडीएस तो कटेगा। चर्चा ये हो रही है कि टीडीएस तो कटेगा। चलिए, अब हमने एक बेसिक बेसिक सी बात बता दी है आपको, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। ठीक हो गई बात? चलिए, आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, कंफर्म कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक्शन 195 किस पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 195 हर उस बंदे पर एप्लीकेबल होगा जिसको पेमेंट करनी है नॉन रेजिडेंट को, यानी कि यानी कि नॉन रेजिडेंट जिसको पैसा मिल रहा है वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन इस सेक्शन 195 को एप्लीकेबल कौन करेगा? वो बंदा करेगा जो बंदा पेमेंट कर रहा है।
यानी कि इसकी कंप्लायंस उसको करनी है जो बंदा पेमेंट कर रहा है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिसको पेमेंट कर रहा है, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है, इसलिए उसका रेट नॉर्मल रेट नहीं होगा, बल्कि रेट बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा यूं कह ले कि उसका रेट 20% हो जाएगा। ठीक हो गई बात, ये उसका रेट हो जाएगा। तो कोई बंदा अगर नॉन रेजिडेंट है तो भी रेट बढ़ जाएगा, और अगर कोई कंपनी है या फॉरेन कंपनी है तो भी रेट बढ़ जाएगा। ठीक हो गई बात। क्या फॉरेन कंपनी भी हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंडिया की कंपनी हो, लेकिन जितने डायरेक्टर हो वो सारे के सारे इंडिया के बाहर रहते हैं, कोई भी इंडिया के अंदर ना। अब एक बात यहाँ पर हम और क्लियर कर दें, नॉन रेजिडेंट का क्या मतलब होता है। नॉन रेजिडेंट का मतलब तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन पहला मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा जो कि स्टे इन इंडिया लेस देन 182 डेज है, लेस देन 182 डेज है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जो कि रेजिडेंट इन इंडिया लेस देन 182 डेज है। क्या मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ? तो मैं ये देख लेता हूँ कि मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से भी समझा सकता हूँ इसी बात को। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल भाषा में। तो ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान अगर इंडिया में 182 दिन से कम रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में अगर वो 182 दिन से कम रहा है, तो उसका स्टेटस क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। क्योंकि वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया के बाहर रहता है। अब पूरे साल में 364 दिन ही होते हैं, कभी कदार 365 हो जाते हैं। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो 182 दिन के अंदर इंडिया में रहा है, यानी कि वो बहुत कम रहा है इंडिया में, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट है। और अगर 182 दिन से ज्यादा रहा है तो वो रेजिडेंट है। अब इसमें दो डेफिनेशन और होती हैं। वो ये होती हैं कि रेजिडेंट अगर इंडियन सिटीजन है तो 182 दिन या तो रहा हो तो भी चलेगा, या फिर एक और कंडीशन होती थी कि पिछले साल में 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहा हो, और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहा हो। क्या कंडीशन है? अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 182 दिन से कम इंडिया में रहा है, लेकिन लेकिन 60 दिन से ज्यादा रहा है, और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है। पिछले 4 सालों में जितने जितने दिन भी वो इंडिया में रहा है वो सब जोड़ लीजिए, तो वो 365 या उससे ज्यादा निकल आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन, मतलब 60 दिन वाली और 365 दिन पिछले 4 साल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो भी वो रेजिडेंट रहेगा। ठीक हो गई बात। अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो कि फॉरेन है, या फिर फॉरेन में रहता है लेकिन वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया आता जाता रहता है,
ठीक है, तो उसके लिए 182 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? यहां तक की बात सही है। लेकिन अब आप इससे ज्यादा मत समझिए, मुझे ऐसा लगता है, वरना हम लोग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में ही फंस जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई 182 डेज से ज्यादा है, सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। ये कैसे पता चलेगा? एक कंडीशन से पता चलेगा कि वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है या नहीं रहा है। अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है तो वो फिर वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। ठीक हो गई बात? एक बार हमें ये पता चल गया कि वो नॉन रेजिडेंट है, तो क्या होगा? तो क्या होगा, जितनी भी उसको पेमेंट होगी उस पर टीडीएस काटा जाएगा, और काफी हायर रेट से काटा जाएगा। ठीक होगी बात? अब यहाँ पर एक सेक्शन ऐसा था, जैसे कि इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, या फिर कोई कॉपरेटिव बिजनेस ट्रस्ट, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड, इसके अलावा अगर कोई भी इंटरेस्ट पे किया गया है किसी प्रकार का, तो उस पर, या फिर किसी एनी अदर सम पेमेंट पर, अगर कोई भी टीडीएस कटेगा तो 20% के रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक हो गई बात? जैसे कि एनी अदर सम अदर देन सैलरी। ठीक है, अदर देन सैलरी। ऐसा क्यों कहा है हम आपको बता देते हैं। एनी अदर सम में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट अभी ऊपर आ गया, ठीक है, जैसे कि डिविडेंड हो सकता है, जैसे कि रेंट हो सकता है, जैसे कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ पजल वगैरह खेला, ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? ठीक है, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, किसी एनआरआई ने बिजनेस किया इंडिया में, ठीक है, वो भी हो सकता है। कुछ भी पेमेंट किया तो उस पर टीडीएस के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन किस रेट से टीडीएस कटेगा, अभी मैंने आपको बता दिया, एक रेट 20%। लेकिन लेकिन सच बात तो यह है कि रेट के लिए हमें डीटी डबल ए पढ़ना पड़ेगा। रेट के लिए हमें डीटी डबल ए पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वहां पर ये लिखा हो कि डिविडेंड पर एक रेट होगा, रेंट पर एक रेट होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पर एक रेट होगा, और बिजनेस इनकम पर एक रेट होगा। फिर एक बात और समझिए, डीटी डबल ए, मान लीजिए कि आप इंडिया में तो नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन आप कहाँ के रेजिडेंट हैं? आप हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यूनाइटेड, यूएई के, मान लीजिए यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यहाँ के आप रेजिडेंट हैं, तो इनका डीटी डबल ए पढ़ना पड़ेगा, इनका डीटी डबल ए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आप, हम इंडिया में टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और आप रहते हैं यूएसए में, तो तो इसका टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका डीटी डबल ए देखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ, हो सकता है यूएसए और इंडिया के डीटी डबल ए में कोई रेट प्रेस्क्राइब्ड हो सकता है यूएई और इंडिया के डीटी डबल ए में कोई अलग रेट प्रेस्क्राइब्ड हो, सेम चीज के लिए ऐसा संभव है। तो रेट के लिए हमें कुछ रेफर करना पड़ेगा, जो हम आज तो नहीं बताएंगे, लेकिन किसी और समय जरूर बताएंगे, क्योंकि टीडीएस को पढ़ने के लिए आपको डीटी डबल ए पढ़ना आना चाहिए। ठीक हो गई बात? चलिए, मान लीजिए और ऑस्ट्रेलिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक डीटी डबल ए होगा। ठीक है, डीटी डबल ए क्या होता है? डीटी डबल ए का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जो, ऐसा कहना चाहिए कि जो बड़े राजा महाराजा होते थे पहले, वो आपस में एक संधि कर लेते थे, एक करार कर लेते थे, और वो ये कहते थे कि हमने आपस में एक संधि कर ली है कि हम लोग एक दूसरे की कंट्री से टैक्स कम लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे कि इंडिया और मॉरिशस की एक संधि है, इंडिया और मॉरिशस की एक संधि है, जिसे हम बोलते हैं एक एग्रीमेंट है। उसमें ये कहा हुआ है कि मॉरिशस, आप जो है इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो मॉरिशस और इंडिया का इतनी अच्छी संधि है कि वहां पर अगर मॉरिशस में कोई बिजनेस करता है तो वहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा किसी प्रकार का। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर मॉरिशस में टैक्स नहीं लगेगा तो इंडिया में भी नहीं लगेगा। इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है डीटीडब्ल्यू में कि अगर मॉरिशस में कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो टैक्स हेवन कंट्री है, तो फिर इंडिया में उस पर टैक्स लिया जाएगा। इसी एग्रीमेंट को बोलते हैं डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब दो लोग एक साथ टैक्स ना लगा लें, इस बात की अवॉइडेंस का एक एग्रीमेंट होता है। दो लोग एक साथ टैक्स ना लगा लें, इस बात की अवॉइडेंस का एक एग्रीमेंट होता है। ठीक हो गई बात? तो इसलिए और वहां पर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि मॉरिशस, आप 10% के रेट से टैक्स लगाएंगे, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे।
उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर है, जैसे कि यूएसए और इंडिया में। यूएसए में बहुत सारी चीजों के ऊपर टैक्स है, तो यूएसए की गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाएगी तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, किसी एक जगह टैक्स लगना चाहिए, दोनों जगह टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को लाने का उद्देश्य ये था। ठीक हो गई बात। तो नॉन रेजिडेंट के केस में अगर मान लीजिए नॉन रेजिडेंट कोई ऐसे देश में है, जैसे कि दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता है। अब मान लीजिए कि नॉन रेजिडेंट दुबई में है और दुबई की कंट्री कोई टैक्स नहीं ले रही है, तो हमें तो टैक्स लेना पड़ेगा, हमें तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और किस रेट से काटेंगे वो इसी डीटीडब्ल्यूए में पता चल जाएगा। जब हम डीटीडब्ल्यूए को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस रेट से हमें टीडीएस को काटना है। ठीक होगी बात। तो रेट की बात हमको कहाँ मिलने वाली है? रेट की बात हमको मिलने वाली है डीटीडब्ल्यूए में। अब बताएंगे भी, समझाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया है, अभी हमने कुछ भी ज्यादा नहीं। ठीक हो गई बात। अब एक्सेप्शंस क्या है? कब आप टीडीएस नहीं काटेंगे? जब उसके पास कोई सर्टिफिकेट होगा। किस, और वो सर्टिफिकेट किससे लिया होगा? असेसिंग ऑफिसर से लिया होगा कि भैया मेरे पास तो एक सर्टिफिकेट है और मैं मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मैं कोई टीडीएस नहीं कटवाना चाहता। अगर किसी नॉन रेजिडेंट के पास ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप टीडीएस मत काटिए, चलेगा। ठीक हो गई बात। बताओ बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? 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 चलिए, आज हम सिर्फ ओवरव्यू ही लेंगे, क्योंकि हमको पता है आज हम जो भी बताएंगे उसमें से, क्योंकि वो बातें शायद आपने पहली बार सुनी हो, इसलिए कुछ बातें तो अंदर जाएंगी, कुछ बातें नहीं जाएंगी। इसलिए हमें एक एक स्लाइड पर शायद एक एक लेक्चर लगेगा और हमें लेकर के इसको समझाना भी पड़ेगा। ठीक होगी बात। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हमने कहाँ से शुरू किया? पहले हमने बताया कि जो व्यक्ति पेमेंट करेगा किसी नॉन रेजिडेंट को, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नॉन रेजिडेंट वो इंसान होगा जो कि पूरे साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर रहा होगा। ठीक हो गई बात। अब बाकी की बात, अब बाकी की बात इसकी बची हुई है, जिसको बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ एक ये समझिए कि नॉन रेजिडेंट कहते किसे हैं, नॉन रेजिडेंट होगा कौन, पहचानेंगे कैसे कि ये नॉन रेजिडेंट है। ठीक हो गई बात। चलिए, ये हो गई बात। ये किस किस खर्चों पर लगेगा? हर खर्चे पर लगेगा। इंटरेस्ट पर, रेंट पर, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा, बिजनेस इनकम पर, एनी अदर सम पर, इंटरेस्ट पर, सब पर लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक हो गई बात। ठीक हो गई बात। सब पर लगेगा। अब किस रेट से लगेगा? ये रेट कहाँ पर लिखा होगा? ये हमारी कंट्री और जिस कंट्री का वो रेजिडेंट है। भाई हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, लेकिन उस कंट्री के लिए वो रेजिडेंट होगा। तो जिस कंट्री के लिए वो रेजिडेंट होगा, वहां की और हमारी क्या संधि कहती है, यानी हमारी ट्रीटी क्या कहती है, ये लिखा होगा डीटीडब्ल्यूए में। हम उस डीटीडब्ल्यूए को पढ़ेंगे और वहां से ये निकालेंगे कि क्या क्या रेट होगा, क्या 20% होगा या कम या ज्यादा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि 20% है, क्योंकि अभी हमने डीटीडब्ल्यूए पढ़ा नहीं। ठीक होगी। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई सर्टिफिकेट नॉन रेजिडेंट के पास है कि मेरा टीडीएस मत काटो, तो उसका टीडीएस आप मत काटिए, चलेगा। ठीक हो गई बात। और जहां पर आप फॉर्म फाइल करते हैं ना, वहां पर एक कोड आता है कि यहाँ पर इन्होंने, इनके पास एक सर्टिफिकेट है, इनका टीडीएस नहीं काटना है, तो आप मत काटिए। ठीक हो गई बात। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। आपको टीडीएस काटना था। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी और आपका जो मालिक था प्रॉपर्टी का वो नॉन रेजिडेंट था। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, या फिर वो दुबई में रहते थे, या फिर वो किसी और कंट्री में रहते। ठीक हो गई बात। तो आपको उनको पेमेंट करना था कितने का? 1 करोड़ का। लेकिन फिर पता चला कि 20% के रेट से टीडीएस काटना है, तो फिर आपने उन्हें 80 लाख का पेमेंट कर दिया और 20 लाख का टीडीएस उनके नाम पर जमा कर। जब आप टीडीएस को जमा करवाएंगे, तो जमा कराने का तो तरीका वही है। कौन सा तरीका है? चालान 281। चालान 281 के जरिए इस पैसे को आप जमा करा दीजिए। वहां पर सही असेसमेंट ईयर चुनिए, सही फाइनेंशियल ईयर चुनिए, सही सेक्शन में पैसा जमा करवा दीजिए। अगर आपने कोई लेट किया है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जमा करवा दीजिए। ठीक हो गई बात। अब आती है मजे की बात। जब आप पेमेंट करने के लिए जब आप पेमेंट करने के लिए बैंक में जाएंगे और बैंक वाले से कहेंगे, क्या कहेंगे? कि भैया ये 80 लाख रुपए का पेमेंट कर दो। तो वो आपसे ये कहेगा कि सर मैं पेमेंट तो कर दूंगा,
लेकिन मुझे अब 15 सीए और सीबी चाहिए। 15 सीए और 15 सीबी चाहिए। 15 सीए क्या होता है, 15 सीबी क्या होता है, ये भी एक एक लेक्चर का काम है। 5 मिनट में तो बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं, इसलिए समझ लेते हैं इस बात को। 15 सीए का मतलब होता है, 15 सीए कौन देता है? 15 सीए वो व्यक्ति देता है जो पैसा पे कर रहा है, यानी कि ये ओनर देगा, यानी कि ये जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को, जो बायर है वो देगा। ठीक है, हर केस में ऐसा समझिए कि जो पेमेंट कर रहा है वो देगा, और 15 सीबी जो पेमेंट कर रहा है उसका सीए देगा। ठीक है, 15 सीबी कौन देगा? जो पेमेंट कर रहा है उसका सीए देगा। तो 15 सीए तो वो खुद देगा, और 15 सीबी उसका सीए देगा। ठीक है, लेकिन कभी कदार इसमें भी कुछ लिमिट है, कभी सीए देना है, कभी सीबी देना है, कभी दोनों देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ थ्रेशोल्ड की लिमिट है जो हम आपको आने वाली स्लाइड में बताएंगे। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर समझिए पहले। उसके बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 27Q, क्योंकि आपने अब इसका पहले पेमेंट काट करके जमा करवा दिया, फिर उसके बाद आपने उस पेमेंट को बैंक के द्वारा प्रोसीड भी कर दिया 80 लाख का, लेकिन अभी तक आपने इस व्यक्ति का पैन नंबर डाल करके फॉर्म फाइल नहीं किया है। जैसे हम लोग 26Q फाइल करते थे, यहाँ पर एक फॉर्म जाता है 27Q, ठीक उसी तरह जैसे 26Q जाता है। ठीक हो गई बात? चलिए, 27Q फॉर्म जाएगा, तो हम आपको जब बताएंगे तो पहले आपको 281 चालान भी बताएंगे, 15 सीए भी बताएंगे, लेकिन 15 सीबी नहीं बताएंगे। उसका कारण ये है कि ये आपके पोर्टल पर आती ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सीए के ही पोर्टल पर आती है। मेरा एक अलग से प्रोफेशनल लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जिसके जरिए हमें 15 सीबी जनरेट करना होता है। तो 15 सीबी वाली बात तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया तो आप कभी फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगी, जो कि वो मेरे पास है। ठीक हो गई बात? इसलिए 15 सीबी को हम छोड़ देंगे, सिर्फ हम एक ब्रीफ देंगे आपको कि 15 सीबी जाता कब है, लेकिन जाएगा कैसे ये तो मेरी पावर में है, जो आपकी पावर में है नहीं, वो आपको सिखा के क्या करेंगे। ठीक हो गई बात? चलिए, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं 15 सीए की। 15 सीए क्या होता है? 15 सीए एक डिक्लेरेशन होता है, जो कि जो पर्सन पैसा दे रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को, वो डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर करता है। ठीक हो गई बात? क्या डिक्लेयर करता है? कि भाई हम इस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं और हमने सभी प्रकार के टीडीएस काट लिए। सिर्फ इतना ही डिक्लेरेशन में जाता है कि मैं इतना पेमेंट कर रहा हूं और मैंने मैंने टीडीएस काट लिए। ठीक है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। सबसे पहले समझिए पार्ट डी को। पार्ट डी सबसे इसका कॉलम इसलिए दिया गया है कि आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, लेकिन कोई टीडीएस नहीं कटना है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि बिना टीडीएस काटे किसी को पेमेंट कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि बिना टीडीएस काटे किसी को पेमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। इसके अंदर लगता है रूल 37BB, रूल 37BB, और वो ये कहता है यहाँ पर 33 आइटम्स ऐसे हैं जो कि आरबीआई ने बताए हैं। 37, 33 लिस्ट ऑफ आइटम्स नोटिफाइड बाय आरबीआई, जिसमें एक हम आपको एग्जांपल ले लेते हैं, वो है वो है फैमिली मेंटेनेंस। वो है फैमिली मेंटेनेंस, मतलब आपका अपना पैसा है और आप उस पैसे को अपने परिवार के रख रखाव के लिए, यानी कि अपने खर्चे के लिए ट्रांसफर कर देते हैं एनआरई अकाउंट में, मतलब किसी विदेश के अकाउंट में आप उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस केस में आपको पार्ट नंबर डी भरना है, और वहां पर यह लिखना है कि मेरे ऊपर कोई टैक्स टीडीएस नहीं लगता है, क्योंकि मेरा टीडीएस का रेट है जीरो, क्योंकि मेरा टीडीएस का रेट है जीरो। ठीक है, इसलिए मुझसे कोई भी टीडीएस ना लिया जाए, क्योंकि ये उन 33 आइटम्स में से आता है जिन आइटम को आरबीआई ने नोटिफाई किया हुआ है। अब ये क्या नोटिफाई किया इसकी भी आपको लिस्ट दिखाएंगे, लेकिन आज तो नहीं दिखा पाएंगे, कल के सेशन में ही दिखाएंगे। ठीक होगी बात? तो आरबीआई ने 33 आइटम्स की लिस्ट जारी करी है, जिसमें ये कहा गया है कि इन इन आइटम्स पर आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो जब टीडीएस नहीं काटना है, बिना टीडीएस काटे पेमेंट करना है, तो आपको पार्ट डी सिर्फ फिलअप करना है। ऑनलाइन जब आपको लेकर के चलेंगे तब बताएंगे क्या है, पार्ट डी सिर्फ फिलअप करना है।
यानी कि पार्ट ए, बी और सी तीनों तब लगेंगे जब आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी हो। अब सीखने तो कायदे से हम पार्ट ए, बी और सी ही आए हैं, लेकिन डी की चर्चा इसलिए कर दी क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप टीटी से ऊपर हो जाएं। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है जिस पर टीडीएस नहीं लगना है और आपने बोल दिया कि 20% का टीडीएस काट लो, तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक होगी बात। पहले आपको टीटी पढ़नी है, पहले ये डिसाइड करना है कि टीडीएस कटना है, अगर कटना है तो किस रेट से कटना है, ये बात टीटी में लिखी होगी। नहीं कटना है तो बस पार्ट डी भरिए और आगे चलिए। जब आपको नहीं कटना है तो ना ही आप चालान से टीडीएस जमा करवाएंगे, ना ही आपको 27Q फाइल करने की जरूरत है, सिर्फ आप फॉर्म 15 CA भर देंगे, ठीक होगी बात। लेकिन अभी ये समझिए कि अभी कोई टीडीएस कटना है, पार्ट ए में कटना है या पार्ट बी में कटना है या पार्ट सी में कटना है। पार्ट ए तब लागू होगा जब टोटल अमाउंट जो आपने ट्रांसफर करना है वो 5 लाख या उससे कम है। टोटल अमाउंट जब 5 लाख से कम होगा तो पार्ट ए लगेगा, और अगर टोटल अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होगा तो पार्ट बी लगेगा, और अगर टोटल अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होगा तो पार्ट सी लगेगा। अब ये क्या बात हुई सर, पार्ट ए तो हमें समझ में आ गया कि ये इसमें टीडीएस भी कटेगा और अमाउंट 5 लाख से ज्यादा का है इसलिए पार्ट ए भरेंगे। पार्ट डी हमको समझ में आ गया कि इसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। पार्ट बी में भी ये लिखा है कि 5 लाख से ज्यादा होगा, पार्ट सी में भी लिखा है 5 लाख से ज्यादा होगा, पार्ट बी में भी लिखा है चार्जेबल टू टैक्स होगा, पार्ट सी में भी लिखा है चार्जेबल टू टैक्स होगा। लेकिन पार्ट बी में एक बात और लिखी है कि आपने कोई सर्टिफिकेट ले लिया है ईओ से, टैक्स तो लगेगा, टीडीएस तो लगेगा, लेकिन कम रेट से लगेगा। आपके पास एक कोई सर्टिफिकेट है जिसमें ये कहा गया है कि कम रेट से टीडीएस लगेगा। अब भाई अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऐसा होता कि टीडीएस नहीं लगना है तो हम पार्ट डी भर लेते, फिर हम ए बी सी को क्यों देखते। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक सर्टिफिकेट है जिसमें ये कहा गया है कि कम रेट से टीडीएस लगना है, तो आप पार्ट बी भरिए। लेकिन अगर आपको 15C भी चाहिए, मतलब एक सीए सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप पार्ट सी को भरिए, पार्ट सी को भरिए, ठीक है। तो पार्ट ए उनके लिए है जिसमें इनकम 5 लाख या उससे कम है लेकिन चार्जेबल टू टैक्स है। पार्ट बी उनके लिए है जो कि 5 लाख या उससे ज्यादा है, चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन उनके पास एक असेसिंग ऑफिसर के यहाँ से सर्टिफिकेट है। पार्ट सी तब लागू होगा जब अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन साथ में एक सीए सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है 15CB की। और पार्ट डी तब लागू होगा जब नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, कोई टैक्स नहीं काटना है। ये कैसे पता चलेगा, ये रूल 37BB है जिसमें 33 लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो कि आरबीआई ने नोटिफाई करी हैं, जिसमें से एक आइटम ये है कि फैमिली मेंटेनेंस, मतलब परिवार में ही आप अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर टीडीएस नहीं। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। तो 15CB किनको देना है, 15CB उनको देना है जो कि पार्ट सी ऑफ 15CA में आते हैं। यानी कि पहले 15CA भरा जाएगा, 15CA के जो लोग पार्ट सी में आते होंगे, मतलब अमाउंट 5 लाख से ज्यादा हो, चार्जेबल टू टैक्स हो, और कोई एओ के पास से कोई सर्टिफिकेट उनके लिए ना हो, ठीक हो गई बात, तो उनको सीए सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अब इतना देने के बाद आपको 27Q फाइल करना पड़ेगा। 27Q फाइल करना तो हम सीखने आए हैं, सही बात तो ये है कि हम फॉर्म 27Q कैसे फाइल किया जाए इसको सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें सीखना तो सब पड़ेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट के ऊपर मैंने आज जितनी बात आपको बताई है ये सारी की सारी बातें एप्लीकेबल होती हैं अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे। अगर आपने गलती से ये बात आप भूल गए कि बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है तो भी दिक्कत, फिर आप गलती से रेट अगर सही आपने नहीं लगाया तो भी दिक्कत, फिर उसके बाद पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए 15CA CB नहीं है तो भी दिक्कत, आपने टीडीएस काट लिया जमा कराने के लिए 281 नहीं पता है तो भी दिक्कत, और अगर आपने मान लीजिए सब कुछ करा लिया और 27Q नहीं फाइल किया तो उनके पोर्टल पर दिखेगा कैसे, उनके 26AS और AIS में दिखेगा कैसे, क्योंकि आपने रिटर्न तो फाइल ही नहीं किया तो भी दिक्कत। इसलिए आपको आपको क्या क्या समझना है, पहले तो ये समझना है कि रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है। फिर आपको ये समझना है कि टीडीएस किस रेट से काटना है, जिसके लिए आपको DTAA पढ़ना है। उसके बाद आपको ये समझना है कि कितने ऐसे आइटम हैं जिनके लिए टीडीएस नहीं कटना है, यानी कि रूल 37BB। फिर अगर टीडीएस कटना है तो कैसे जमा होगा, फॉर्म 15CA कैसे साइन होगा, फॉर्म 15CB कैसे साइन होगा, और 27Q कैसे जाएगा। अब ये एक इतनी लंबी लिस्ट है, एक एक करके हमको इसको लेना पड़ेगा और हमें आपको समझाना, ठीक हो गई बात।